हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट इमाइल दुर्खिम पढ़ाने जा रही हूँ। इमाइल दुर्खिम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इमाइल दुर्खिम की रचनाएं पहले हम देख लेते हैं कि इमाइल दुर्खिम ने क्या क्या रचनाएं लिखी थी। सबसे पहले उनकी पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू एंड कंट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ सोशल, ये 1892 में लिखी थी उन्होंने। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 है। सुसाइड में 1897 में लिखा था उन्होंने। द एलिमेंट्री फॉर्म्स रिलीजियस लाइफ 1912 में लिखा। एजुकेशन एंड सोसाइटी, सोशलॉजी एंड फिलोसफी और एजुकेशन मोरल 1925 में। सोशलिज्म 1928 में। पैरामेटिज्म एंड सोशलॉजी 1955 में। ये इमाइल दुर्खिम की कुछ बुक्स हैं। यहाँ एक और बुक है हु वांटेड वॉर 1914 में। जर्मनी एबव ऑल 1915 में। अब देखिए उन कुछ समाजशास्त्रीय परंपराएं हैं जो यूजीसी नेट में आती हैं। तो समाजशास्त्रीय परंपराओं के अंतर्गत आपके पहले थिंकर हैं दुर्खिम, उसके बाद है मैक्स वेबर, फिर कार्ल मार्क्स। तो मैं मैक्स वेबर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, 2 वीडियो, फर्स्ट सेकंड पार्ट। अब मैं दुर्खिम का कर रही हूँ। दुर्खिम के बारे में देखिए। दुर्खिम को एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाने वाले समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनल में हुआ था। यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खिम बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। एपिनल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पेरिस की विख्यात इको एकेडमी में शिक्षा ग्रहण की थी। 1895 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण करके जर्मनी गए। अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया। इस दौरान वे बोर्डियस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस्पिनाज से प्रभावित हुए। 1896 में बोर्डियस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर भी बन गए। उनकी जो आत्महत्या का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, वो आत्महत्या का कॉन्सेप्ट 2 नियमों पर आधारित है। नंबर 1 एकीकरण और दूसरा है नियम। एकीकरण के अंतर्गत अहमवादी, परार्थवादी आता है और नियम के अंतर्गत नियमहीनता और भाग्यवादिता। आगे देखिए 1902 में उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में योगदान दिया है। 1838 में शुरू किए गए अगस्त काम्टे के कार्यों को बढ़ाते हुए 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर बनकर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने का उनको श्रेय मिला है। और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917 में 59 वर्ष की आयु में हो गई थी। देखिए फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, धर्म, श्रम विभाजन आदि पर उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। प्रत्यक्षवादी, विकासवादी, प्रकारवादी समाजशास्त्री भी रहे हैं। देखें, समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक अंतःक्रियाओं का गहन अध्ययन किया। इसी आधार पर महत्वपूर्ण समाजशास्त्री विचार प्रस्तुत किए। दुर्खिम का विचार यह है कि दुर्खिम ने समाज की घटित होने वाली सभी घटनाओं का कारण समाज को बताया। उन्होंने कहा, व्यक्ति की अपेक्षा समाज की प्रधानता देनी होगी, क्योंकि व्यक्ति समाज की देन है। समाज प्रकारात्मक एकत्रीकरण है, अर्थात इसे आपस में संबंधित अवयवों के एक तंत्र के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इसके किसी भी अवयव को पृथक करके नहीं समझा जा सकता है। दुर्खिम का प्रसिद्ध रचना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में उन्होंने प्रकारवाद की विवेचना की है। समाज एक नैतिक वास्तविकता है जो सामूहिक मनोभाव, विचारों, मनोभावों का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्खिम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा उनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में विस्तार से दी गई है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का विस्तार हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए व्यक्तिवादी विचारों से बिल्कुल भिन्न। उनका मत है कि जितनी भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उनका विश्लेषण सामाजिक तथ्य के अधीन किया जाना चाहिए। उनका कहने
का मतलब है दुर्खिम का कि जितने भी सामाजिक तथ्य होते हैं उनका विश्लेषण सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए। सामाजिक क्रियाओं को समझने का आधार समाज है, इसलिए व्यक्ति और मनोविज्ञान को आधार मानकर जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जाते हैं वो अवैज्ञानिक माने जाते हैं। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। दुर्खिम का मानना है कि जिस प्रकार सभी विशेषज्ञ अपने अपने अध्ययन के विषय का चयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्री ने भी सामाजिक तथ्य का चयन कर विश्लेषण विस्तार किया है, क्योंकि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुएं की तरह समझने पर बल दिया है। अब आप देखें सामाजिक तथ्य क्या है। एक वस्तु है, चीज है, भौतिक पदार्थ के रूप में है। जिस प्रकार भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकी से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्री सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के रूप में वर्णन में आत्महत्या के विवेचन का वर्णन विस्तार से किया है। आत्महत्या व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से जुड़ी होती है, परंतु जब वह व्यक्तिगत सोच सामाजिक सोच का रूप धारण कर लेती है तो सामूहिक स्वरूप भी बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित होता है। इसलिए उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। अब आइए देखते हैं सामाजिक तथ्य की विशेषताएं कौन कौन सी है। बाह्यपन सामाजिक तथ्य में होता है, आंतरिकता होती है, सार्वभौमिकता होती है और वस्तुनिष्ठता होती है। दुर्खिम ने आत्महत्या की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया है। अविवाहित व्यक्ति में विवाहित व्यक्ति की अपेक्षा आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। वहीं धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति में भी इसकी प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठता के आधार पर स्पष्ट किया है। दुर्खिम का आत्महत्या का जो सिद्धांत है, आइए देखते हैं। आत्महत्या के सिद्धांत मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान तथा भौगोलिक कारकों पर आधारित होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने आनुभविक साक्ष्य प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि आत्महत्या आनुवंशिकता, तनाव जैसे कारणों से नहीं होती, परंतु यह सामाजिक संरचना के कारण होती है जो संभावित आत्महत्या को बढ़ावा देती है। अब दुर्खिम ने आत्महत्या पर विचार क्या प्रकट किए हैं, आप ये देखें। समाज को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एकता जितनी अधिक होगी, आत्महत्या की संख्या उतनी ही कम होगी। और आत्महत्या सामाजिक क्षीण व्यवस्था का परिणाम होता है। आत्महत्या दर आयु, लिंग, वर्ष, निवास स्थान, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक संरचना आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। आत्महत्या का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि समाज से होता है। अब देखें दुर्खिम का प्रकारवाद। अभी आप देखे थे कि दुर्खिम के प्रकारवाद में कौन कौन सी किस पुस्तक में उन्होंने दिया है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये 2 बुकों में उन्होंने प्रकार की बात कही है। प्रकार किसे कहते हैं? समाजशास्त्र में विश्लेषण के विधि को प्रकार का नाम दिया गया। दुर्खिम ने किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान प्रकार कहलाता है। दुर्खिम के अनुसार प्रकारात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन, संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उसके प्रकारों को बताना है। दुर्खिम का मत है कि प्रकार शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग देने वाली गतिविधियों की व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जिसके परिणामों में कोई तात्पर्य नहीं रहता है। आगे देखें कि अगला नंबर है, दूसरा प्रयोग संपूर्ण व्यवस्था में उसकी आवश्यकता के रूप में किया जाता है। दुर्खिम ने समाज को एक जीवधारी के रूप में स्वीकार किया है। दुर्खिम ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकारों का भी वर्णन किया है। प्रकारवाद स्पेंसर, दुर्खिम का प्रकारवाद स्पेंसर के प्रकारवाद से बिल्कुल भिन्न है। प्रकारवाद से प्रभावित था। दुर्खिम का प्रकारवाद स्पेंसर से प्रभावित था। सामाजिक व्यवस्था में समाज की इकाई और अंग द्वारा संपूर्ण समाज व्यवस्था को चलाने में उसके द्वारा दिए गए योगदान को ही उसका प्रकार मानते हैं। स्पेंसर प्रकार के किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन और
अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में दुर्खिम द्वारा दिए गए योगदान को ही रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोव्स्की, मर्टन पार्सन्स, लेवी-स्ट्रास ने आगे बढ़ाया है। और एक नाम लिख लीजिए यहाँ पर, मेलिनोव्स्की जो है ये व्यक्तिवादी और सांस्कृतिक प्रकारवादी है। अब देखें दुर्खिम का प्रकार है धर्म, अर्थ और अपराध, श्रम विभाजन। अब देखें धर्म के प्रकार। दुर्खिम ने धर्म के प्रकारों का उल्लेख किया है। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजातियों का उन्होंने अध्ययन किया। दुर्खिम के अनुसार धार्मिक क्रियाएं सामाजिक जीवन को मजबूती प्रदान करती हैं। सामाजिक व्यवस्था का यह मांग है कि व्यक्ति अपने अंदर समाज का अनुभव करे, समाज पर अपनी निर्भरता अनुभव करे, अपने उन दायित्वों को समझें जो समाज की दृष्टि में मौलिक है। हम इस रूप में व्यक्ति की चेतना जागृत कर व्यक्ति के सम्मुख यह स्पष्ट कर देता है कि वह पूर्णतः समाज पर निर्भर है। अपराध के प्रकार क्या हैं? पहला नियम दमनकारी नियम होता है जो प्रतिक्रिया को जन्म देता है, और दूसरा क्या है कि प्रतिबंधात्मक होता है। यह किसी गलत कार्य होने पर व्यवस्था को बनाए रखता है। ये नियम सहकार्यात्मक होते हैं। अब आप देखें श्रम विभाजन के प्रकार। श्रम विभाजन के प्रकार में क्या है कि श्रम विभाजन समाज के दो प्रमुख प्रकार है। एक तो यह कि व्यक्तियों और समूहों को अलग अलग प्रकार से उनके कार्यों के आधार पर विभाजित कर देता है। इससे समाज को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे दूसरा है श्रम विभाजन के कारण समाज के विभिन्न लोगों समूहों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है। अब आप देखें कि दूसरा क्या है। एक तो उन्होंने बताया कि व्यक्तियों और समूहों को अलग अलग प्रकार से उनके कार्यों के आधार पर विभाजित कर देता है। इससे समाज को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरा, श्रम विभाजन के कारण समाज के विभिन्न लोगों और समूहों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है, वे परस्पर संबंधित हो जाते हैं। पारस्परिक निर्भरता वाली एकता को दुर्खिम सावयवी एकता भी कहते हैं। अब आप देखें दुर्खिम का सावयवी एकता ये हुआ आपका। अगला है दुर्खिम की समाजशास्त्रीय परंपराएं। देखिए दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी आधुनिक पारंपरिक समाजों का अध्ययन दिखाते हुए प्रतिपादित किया है कि आधुनिक समाज जहां श्रम के विशेषीकरण पर आधारित है, वहीं पारंपरिक समाज विश्वास पर चलता है। पारंपरिक समाज जो है विश्वास पर चलता है। उनके अनुसार समाज के रूपों का यह अंतर नियमों की व्यवस्था के अंतर को ही दर्शाता है। यानी समाज में मेरा क्या अस्तित्व है और समाज के रूपों का यह अन्य नियमों की व्यवस्था के अंतर को भी दर्शाता है। इस प्रकार आधुनिक समाज स्वनियम से चलता है, मतलब आधुनिक समाज जो है अपने नियम से चलता है, जबकि पारंपरिक समाज बाहरी विश्वासों पर अनुमोदित और आश्रित होता है। आगे देखें कि स्वनियमकारी आधुनिक समाज स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब आप देखें दुर्खिम मानते हैं कि समाज के पारंपरिक आधुनिक रूपों में विभ्रम के कारण आधुनिक समाजों पर पारंपरिक कानून नियम थोपने की प्रवृत्ति की गई है, सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार रही है। आधुनिक समाजों की यह व्यवस्था दुर्खिम की कृति की विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती है। दुर्खिम व्यक्ति के सामाजिक सहचार और जुड़ाव का विश्लेषण करते हुए विचार करते हैं कि व्यक्ति को विशेष प्रकार के सामाजिक सहचार की आवश्यकता पड़ती है। दुर्खिम बताते हैं कि सामाजिक संस्थाओं के अंदर स्वतः ही एक संशक्ति का तत्व है
जो अपने सहभागियों से एक निश्चित व्यवहार की मांग करता है। अगला है दुर्खीम इसलिए इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के स्थान पर सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आप देखें अगला है, आगे क्या लिखा है कि व्यवहार के रूप में अभिव्यक्ति होता है जिनका अनुवीक्षण के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903 में मार्शल मॉश की बुक है ये। आगे देखें आधुनिक समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के अकादमिक जनक हैं दुर्खीम। ये की पॉइंट जो मैंने नोट बनाया था आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आप अच्छी तरह से इमाम दुर्खीम को पढ़ लें और उनको ना भूलें। सिंथेटिक विचारधारा से संबंधित है, प्रत्यक्षवादी, प्रकार्यवादी, आदर्शवादी थे। दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत दुर्खीम द्वारा प्रयुक्त पद्धति के कौन कौन से रूप हैं? बहुभिन्न रूपी विश्लेषण, सांख्यिकी एकाधिकार चर, अप्रत्यक्ष प्रयोग। दुर्खीम ने इसे तुलनात्मक पद्धति बताया। ऐतिहासिक तुलनात्मक विश्लेषण, कार्यात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विधि, मात्रात्मक डेटा, सहवर्ती भिन्नता। आपके सांख्यिकी का अध्ययन में पैटर्न्स और प्रवृत्ति खोजने हेतु मुख्य रूप से जेएस मिल मेन है। इसमें अनुष्ठान की अवधारणा है, अवसर की समानता का अवधारणा है, आत्महत्या, अहमवादी, परार्थवादी, एकीकरण आत्महत्या नहीं, एकीकरण के आधार पर एकीकरण की अधिकता की वजह से एकीकरण आत्महत्या होती है। अहमवादी, परार्थवादी होता है समानता का सिद्धांत। आगे देखें कि आदर्श विहीनता और अगला है कि आदर्श विहीनता, फिर भाग्यवादिता, दास लोग। अब स्पेंसर को कौन पढ़ेगा? स्पेंसर के कट्टर आलोचक थे पार्सन्स, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। उनकी अवधारणा क्या क्या है? अवधारणा है सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट, सामूहिक चेतना है, फिर श्रम विभाजन है, सामूहिक प्रतिनिधान है। उसके बाद है कि धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत है, भौतिक घनत्व जिसमें कितने सारे व्यक्ति हैं, नैतिक घनत्व में लोगों के बीच कितनी अंतः क्रियाएं होती हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या के अध्ययन में 11 देशों में अध्ययन किया है। श्रम विभाजन में यांत्रिक और सावयवी एकता। आगे इनका सिद्धांत क्या है कि प्राचीन और आदिम समाज, नियमहीनता की अवधारणा उन्होंने सबसे पहले दी है, बाद में मर्टन ने दी है। धर्म का आदि स्वरूप टोटम है दुर्खीम। धर्म का पवित्रता अपवित्रता अनुष्ठान की बात की है, और सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा। आगे देखिए कि सामाजिक तथ्य की विशेषताएं वस्तु के रूप में अनुभव की जाती हैं, बाह्यता, बाध्यता और स्थायी। और भौतिक सामाजिक तथ्य, अभौतिक सामाजिक तथ्य के प्रकार, नैतिक, सामूहिक तथ्य, सामूहिक प्रतिनिधान के बाद सामाजिक धाराएं। उन्होंने कौन कौन से समाजों का वर्णन किया है? समाजों का वर्गीकरण में साधारण समाज, साधारण बहुखंडी समाज, साधारण संयोजित बहुखंडी समाज, श्रम विभाजन, यांत्रिक एकजुटता, और दूसरा है जैविक एकजुटता। श्रम विभाजन के 3 आयामों का रूप, श्रम विभाजन का परमाणु विभाजन, श्रम का जबरन विभाजन, इस श्रम का देखिए 2 बार लिख गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ना लिखिएगा। फिर आप लिखिएगा श्रम विभाजन, श्रम का खराब संवर्णित विभाजन। फिर अगला आत्महत्या, एकात्मकता के आधार पर, अहंकारी और परोपकारी आत्महत्या, नियम के आधार पर, अनोमी और भाग्यवादिता। धर्म का सिद्धांत, पवित्रता अपवित्रता, सामूहिक उल्लास, टोटमिज्म, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया है। अवधारणा नैतिकता और नैतिक शिक्षा, एगेलिसिज्म, समाज को टुकड़ों में कम नहीं किया जा सकता। आगे सुई जनरिस की बात उन्होंने की है,
स्वर्ग गौरवशाली समाज है, जर्नल एनी सोशियोलॉजिकल। ये सब इनके कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं जो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल पर आएँ, आपने मेरे चैनल को देखा, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और मेरे पढ़ाए हुआ कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन के द्वारा मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे, जो आप पढ़ने में आपको आसानी और सुविधा होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।